वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 का जो अर्थशास्त्र का आपका पेपर हुआ था उसके टोटल 100 एमसीक्यूज थे, जिसमें से 50 एमसीक्यूज आपके जो क्वेश्चन थे उनको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आगे के जो बचे हुए 50 एमसीक्यूज हैं उसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने उपभोक्ता व्यवहार का प्रकट अधिमान की अवधारणा जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है कंज्यूमर बिहेवियर की? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। सैमुअल्सन ने दिया था, कब दिया था? 1938 में। जो आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, इसमें एक तरह से क्या बताया गया कि उपभोक्ता के सामने विभिन्न जो अधिमान होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, उनमें से वो किसे ज़्यादा महत्व देता है, किसी एक को पर्टिकुलर को किसको महत्व देता है, उसके बारे में आपका बताता है प्रकट अधिमान सिद्धांत, जिसको हम मांग का व्यवहारवादी सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें हो गया, सैमुअल्सन ने दिया था 1938 में, ऑप्शन हमारा सी। अगला है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश से के साथ कार्य करती हैं। तो देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करें या जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जहाँ पे भी विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक तरह से लॉन्ग रन में क्या होगा, दीर्घकाल में क्या होगा, फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जिसको हम कहते हैं AR=AC। जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। औसत आगम और औसत लागत दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन इसमें डी। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, अगर पूर्ण प्रतियोगिता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में भी दीर्घकाल में फर्मों को क्या मिलेगा, सामान्य लाभ। लेकिन अगर बाजार में मोनोपोली की कंडीशन है, एकाधिकार की स्थिति है, तो एकाधिकार की स्थिति में क्या होगा, दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। मोनोपोली में मिलेगा, एकाधिकार में। लेकिन यहाँ पे हमको अपूर्ण प्रतियोगिता का पूछा हुआ है, अगर पूर्ण प्रतियोगिता का भी पूछे तो क्या मिलता, सामान्य लाभ मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है दीर्घकाल में। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में निम्नलिखित स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में एक जो फर्म है उसका जो ऑप्टिमम लेवल हम कह सकते हैं, ठीक है, इष्टतम स्तर जो होता है उस पे वो कार्य करेगी, इष्टतम स्तर पर कार्य करेगी, ऑप्टिमम लेवल पर कार्य करेगी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला देखिए, विभिन्न फर्मों द्वारा निर्णय प्रक्रिया में परस्पर निर्भरता किस बाजार में विशिष्ट पहचान है? ठीक है, जब हम परस्पर निर्भरता की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो ये आपका किस में पाया जाता है, ओलिगोपोली मार्केट में पाए जाते हैं, अल्पाधिकार में। ठीक है, परस्पर निर्भरता का मतलब क्या हो गया, एक फर्म के द्वारा अपनी उत्पादन या कीमत नीति में अगर परिवर्तन किया जाता है तो जो दूसरी फर्म है वो भी क्या करेगी, इस पर एक तरह से चेंज करेगी, उसमें चेंज करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्म है उसमें क्या होगी, अल्पाधिकार में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। जैसे कि एक फर्म क्या करेगी, अगर अपनी वस्तु की कीमत कम कर देती हैं तो तुरंत ही जो दूसरी फर्म है उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ती है। मतलब एक दूसरे की देखा देखी, इसको हम कहते हैं परस्पर निर्भरता पाई जाती है। कहाँ पे होता है ये, ओलिगोपोली मार्केट में ऐसा पाया जाता है, अल्पाधिकार बाजार की स्थिति में, जहाँ पे विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, लागत सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां पर क्या होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आउटपुट का जो ऑप्टिमम लेवल है वो कहां पे होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्पकाल में जो औसत लागत है, सीमांत लागत है, वो बराबर होनी चाहिए, और दीर्घकाल में भी औसत लागत और सीमांत लागत क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ये आपका बी जो है SAC, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला है, किसी फर्म के लिए लाभ अलाभ बिंदु उत्पादन के उस स्तर से संबंध है जहां पे,
ठीक है। जैसे अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो ये आपका कौन सा होता है, टीआर वक्र होता है, कुल आगम वक्र होता है, और ये आपका कौन सा होता है, लागत वक्र होता है। तो ये जो बिंदु आपका होता है इसको हम क्या कहते हैं, लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होती हैं, बराबर, कुल लागत कुल आगम के बराबर होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, लाभ अलाभ बिंदु। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। अगला है, एक सामान्य उत्पादन फलन की स्थिति में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ पे होगा, कौन सी स्थिति में होगा, जब हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बात करें। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें जो सबसे अच्छी अवस्था होती है कौन सी अवस्था, तीन अवस्था होती है। ठीक है, प्रथम अवस्था जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बढ़ते प्रतिफल, सेकंड अवस्था को हम कहते हैं घटते प्रतिफल, और तृतीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और इनमें से जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी अवस्था जो किसको माना जाता है, जिसमें फर्म का लाभ अधिकतम होता है, वो कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है। तो द्वितीय अवस्था, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक का अतिरेक, या जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, सॉरी उत्पादक, यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस, जो उत्पादक हैं उसकी बचत की बात की गई है, उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मतलब उत्पादक की बचत क्या होगी, जो टोटल रेवेन्यू आपकी है वो टोटल कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, टीआर आपकी ज़्यादा है टीसी से, कुल आगम कुल लागत से जो अधिक होगा वो एक तरह से क्या है, उत्पादक की बचत होगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म की अधिक क्षमता इंगित करती है। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी जो होती है वो कहाँ पे होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं। और एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, जो वास्तविक उत्पादन है और ऑप्टिमम इष्टतम उत्पादन कितना हो सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, वास्तविक उत्पादन और इष्टतम स्तर का इष्टतम उत्पादन जो होता है, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है। तो जो एक्सेस कैपेसिटी है, अधिक क्षमता है, वो कहाँ पे पाई जाएगी, अपूर्ण प्रतियोगिता में। और अधिक क्षमता क्या होती है, इष्टतम उत्पादन का स्तर क्या है, और वास्तव में एक फर्म कितना उत्पादन कर रही है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। अगला है, परेटो ने इष्टतम अथवा अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हेतु अनेक शर्तें प्रस्तुत की हैं। इनमें अनेक शर्तों की पूर्ति संभव नहीं है। परेटो इष्टतम मॉडल के स्थान पर द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था 1956 में लिप्से और लंकास्टायर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और सेकंड बेस्ट जो हमारी थ्योरी है, द्वितीय श्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो आपका क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में परेटो अनुकूलतम की शर्तें संतुष्ट करना संभव नहीं होता है, तो जो द्वितीय सेकंड बेस्ट जो आपकी स्थिति होती है, सेकंड सर्वोत्तम जो स्थिति आपकी होती है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इससे सोशल वेलफेयर जो आपका सामाजिक कल्याण है उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा थ्योरी है, सेकंड बेस्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ था किसने दिया था, तो लिप्से और लंकास्टायर ने दिया था, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला है, जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद आपका दे रखा है $1100 और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है 1000, तो सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति कितना होगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, मौद्रिक को हम ऊपर लिखते हैं, 1100 आपका ऊपर आ जाएगा, अपॉन वास्तविक कितना है 1000, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। जीडीपी डिफ्लेटर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो कथन दे रखे हैं उन कथन को पढ़ना है और उसके बाद में आपको बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है।
आय बढ़ने पर उपभोग व्यय का आय से अनुपात सतत रूप से घटता जाता है, मतलब जो एपीसी आपकी वो घटती जाती है, बिल्कुल सही है। आय बढ़ने पर उपभोग व्यय आनुपातिक रूप से कम बढ़ता है, ये भी सही। आय बढ़ेगी तो उपभोग व्यय भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंगे आय तेजी से बढ़ती, उपभोग व्यय कम बढ़ता है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका है कि अन्य बातों के समान रहने पर समग्र उपभोग उपभोक्ता की आय के साथ अप्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से परिवर्तित होता है, नहीं प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता है यह। तो मतलब यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका दे रखा है, सबसे पहले क्लार्क दे रखा है, जे एम क्लार्क जो है उसका संबंध किसके साथ में, ये आपको बताना है। फिर आर एफ काहन है, उसका संबंध किसके साथ में है, बिल्कुल सिंपल सा है, रोजगार गुण की अवधारणा दी थी उन्होंने। ठीक है, जो लुकास हैं उनका संबंध किसके साथ में है, एक्सपेक्टेशन की थ्योरी आपकी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी, प्रत्याशाओं के बारे में जो दिया था उन्होंने। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अच्छा, त्वरक का जो सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित है, क्लार्क के साथ में संबंधित है। फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, 3 आएगा सबसे पहले। आर एफ काहन मतलब आपका 3 यहाँ पर कह सकते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सी। उसके बाद में आपका ए आएगा। फिर किन्स हैं, युद्ध के लिए भुगतान कैसे किया जाता है, ठीक है, आपका बी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डी, CABD। ठीक है, CABD आप देखोगे ये कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा। अगला है, जब मुद्रा की पूर्ति m बार और मुद्रा की मांग आपको दे रखी KY - HI हो तो ब्याज दर के रूप में LM वक्र का समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, जब संतुलन की स्थिति होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति m बार बराबर होगा मुद्रा की मांग के KY - HI। अब यहाँ पे आपको ब्याज की दर के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। I इक्वल टू आपका हो जाएगा ये KY - M, और H को आप इधर लाओगे तो अपन में आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, Y बार को आप बाहर लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको सोल्व करना आपको, ठीक है, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से हमारा समीकरण बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। यहाँ पे आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, आईएस वक्र स्वायत्त खात में परिवर्तन से विवर्तित होता है, आईएस वक्र ब्याज दर और आय के स्तरों के संयोग की अनुसूची है जहां वस्तु की बाजार में साम्य है, वस्तु बाजार के साम्य को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, फर्स्ट तीनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखिए, वास्तविक संतुलनों या वास्तविक शेषों की जो मांग होती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, वास्तविक शेषों की जो मांग है वो सिद्धांत आपका पेटिनकिन का सिद्धांत है। मतलब लोगों के पास में कितना पैसा है, उसके बाद में कि जब प्राइस लेवल कम होगा तो लोगों के पास में वास्तविक शेष क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी। वास्तविक आय स्तरों के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, और ब्याज की दर के साथ क्या होगी, घटेगी। अगला यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको यहाँ पे मिलान करना है। तो मुद्रा की जो सौदा मांग है, चलन मांग, ठीक है, आपका जो थ्योरी है आपकी MV इक्वल टू PY के साथ में संबंधित जो क्लासिकल थ्योरी आपकी हैं। फिर उसके बाद में एक मुद्रा की सौदा चलन गति, इंग्लिश में आपका ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें बी। ठीक है, ये आएगा आपका सौदा चलन। फिर मुद्रा की आय चलन गति, ये आपका हो जाएगा MV इक्वल टू PY। फिर मुद्रास्फीति दर एवं मौद्रिक ब्याज दर में जो संबंध होता है,
और मुद्रा की छपाई से जो आय प्राप्त होती है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला है, प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुद्रा को तटस्थ माना गया, ये कथन तो सही है आपका। मुद्रा की पूर्ति वास्तविक चरों को प्रभावित करती है, ये गलत लग रहा है। ठीक है, मुद्रा की जो पूर्ति होगी ना उसका वास्तविक चरों से वो स्वतंत्र होती है। मतलब ये आपका जैसे मुद्रा की पूर्ति वास्तविक चरों से प्रभावित होती है, जबकि वास्तविक चरों से वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, व्यापार चक्रों के चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक है, आपका विस्तार, फिर ये आपका शिखर आ गया, उसके बाद में संकुचन, और इससे भी नीचे आ जाएगा तो फिर ये आपकी मंदी की स्थिति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है, विवेकशील प्रत्याशय सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विवेकशील मतलब जो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? जॉन मुथ के द्वारा दी गई थी 1961 में। और उसके बाद में अगर हम देखें तो जो रॉबर्ट लुकास हैं उन्होंने इसको समर्थन दिया था, 1970 में इसका विकास किया था हम कह सकते हैं। मतलब इसमें बताया क्या गया कि लोग अपने जो डिसीजन होते हैं उसमें पिछले अनुभव का प्रयोग करते हैं, मतलब सभी सूचनाओं का प्रयोग करते हैं और उसी आधार पर वो क्या करते हैं, भविष्य की घटनाओं का सही अनुमान लगाते थे। आपके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, एक साधारण रैखिक प्रतिगमन में प्रतिगम रेखा के वेध होने के लिए कौन सी धारणा सही होनी चाहिए? ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। जो हमारे त्रुटि का विचरण है वो स्थितिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। अगला है, किसी जनसंख्या या जिसको हम क्या कहते हैं, समग्र कहते हैं, से नियमित अंतराल पर किस प्रतिदर्श या नमूनाकरण सैंपलिंग विधि में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ठीक है, मतलब nth आइटम हम कह सकते हैं कि पहला जैसे माना कि 1 से लेकर 100 है, तो 1 से 10 में अगर आपने 5वां लिया है तो 11 से 20 के बीच में आप क्या लोगे, 15वां, फिर 20 से 30 के बीच में हो जाएगा 25, 35, 45। इस तरीके से हम मतलब एक नियमित अंतराल से अगर हम सैंपल लेते हैं तो ये आपकी कौन सी विधि कहलाएगी, व्यवस्थित, ठीक है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता प्रतिदर्श विधि नहीं है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो, सिंपल रैंडम होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम भी होती हैं, क्लस्टर सैंपलिंग भी होती है, सब किस में आता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। ये जो आपका कोटा है, ठीक है, अभ्यंश प्रतिदर्श होता है, किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएगा, गैर प्रायिकता प्रतिदर्श के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय अनुमान की सामान्य विधि है? ठीक है, सांख्यिकीय अनुमान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, रैखिक प्रतिगमन मॉडल में घोष-मोकोव सिद्धांत क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, कि आपका जो कतिपय परिस्थिति में ऑयलेस अनुमान जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। मतलब इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, काल श्रेणी विश्लेषण के संदर्भ में स्थिरता का क्या अर्थ है? ठीक है, स्थिरता का क्या अर्थ होता है, मतलब जिसमें वेरिएंस और मीन जो होता है वो क्या होता है, समय के साथ में स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला है, काल श्रेणी विश्लेषण में स्व संबंध फलन को दर्शाने के लिए विशेष रूप से किस प्लॉट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यह हो जाएगा आपका ACF प्लॉट होना चाहिए इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका। अगला है, अतिरेक मापदंड से सबसे कम प्रभावित होने वाले विचरण की माप है?
जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना उनसे कौन प्रभावित नहीं होगा, जिसमें सभी मूल्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सभी चर मूल्यों का जो प्रयोग है वो किस में नहीं किया जाएगा, चतुर्थक विचलन में, ठीक है, जिसमें आपके चतुर्थक Q3 हैं, Q1 है। इसको निकालने के लिए अगर हमारे पास में सारे डेटा नहीं है तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब इनसे ये क्रम प्रभावित होता है, कौन, चतुर्थक विचलन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और इसका अगर गुणांक निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अगला है परिकल्पना परीक्षण में है, सही शून्य परिकल्पना को खारिज करने की त्रुटि को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है अगर वो सही है, शून्य परिकल्पना अगर सही है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 की त्रुटि कहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्राचालिक परीक्षण है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है, आपका काई वर्ग टेस्ट जो होता है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो किस में आएगा, आपका नॉन पैरामेट्रिक में। बाकी आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अगला है किसी चर राशि के मदों में दिया गया एक गणितीय व्यंजक उस राशि का क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, फलन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ समीकरण किस घात का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो घात है वो यहाँ पे 3 घात है, तीसरी, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, तीसरी घात का समीकरण कहेंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। यदि औसत लागत फलन आपको दे रखा है एस इक्वल टू 100 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर और x इक्वल टू आपको दे रखा है 4, तो उत्पादन की मात्रा दी हुई हो तो सीमांत लागत क्या होगी। तो सीमांत लागत निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ता है किसका, टोटल का। और यहाँ पे आपको AC दे रखा है तो सबसे पहले अगर इस फलन को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा कुल कितना आ जाएगा, 100x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 0.5x क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, TC हो गया, कुल लागत आ गया। अब इस कुल लागत से हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, सीमांत लागत निकालनी, तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5x स्क्वायर। और इसमें x की जगह अब आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, x कितना दे रखा है, 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 4 लिखना है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और 1.5x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 16 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, 1.5x स्क्वायर, और x की जगह आपको कितना लिखना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 को हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद में जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर शायद इस ऑप्शन में नहीं है, फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला है फलन fx इक्वल टू 1963 का अवकलन क्या होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अगला है आपका यदि a इक्वल टू आपको दे रखा है मैट्रिक्स 2 5 0 6 और ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका a प्लस बी निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको देखो सबसे पहले हो जाएगा 2 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 5, 5 प्लस 4 करोगे ये आपका आ जाएगा 9, फिर 0 प्लस 6 करोगे 6, और ये आपका 6 प्लस 1 करोगे 7। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। फिर अगला है यदि a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दे रखा है 3 4 1 2 और a इनवर्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो a इनवर्स आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो 3 इंटू 2 करोगे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते डिटर्मिनेंट के लिए, और 4 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2। अब सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको चेंज कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा देखो a इन्वर्स इक्वल टू 2 3,
और यहाँ पे देखो ये जो क्रॉस वाला ये 1 है तो ये -1 साइन चेंज हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4। और आपका अभी जो हमने निकाला था डिटर्मिनेंट वो कितना आया था, 2 आया था, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2। इन सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। फिर -1 को 2 से डिवाइड करोगे -1/2 आ जाएगा। फिर -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2 आ जाएगा। और 3/2। तो ये आप मिला लीजिए कहाँ पे है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला है, यदि मांग फलन आपको दे रखा है x = 200 - p² और p = आपको दे रखा है 2, तो इस पे मांग की लॉज क्या होगी, तो मांग की लॉज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ΔQ/ΔP × P/Q। तो यहाँ पे देखो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो इसका अवकलन अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, अवकलन आपका -2p आ जाएगा इंटू P/Q। P कितना आपका 2 दे रखा है, और Q क्या करोगे, तो यहाँ पे P की जगह 2 लिख के इसको सोल्व कर लेना। तो देखो P का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 200 में से 4 को माइनस करोगे 196, ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 196। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूला में हमने क्या किया, वैल्यू रखी है। अब P की जगह वैल्यू रख दीजिए आप कितना 2, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2/196। फिर 4 से उसको आप कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 49। ठीक है, ये माइनस के 4 हैं तो आपके पास में आ जाएगा -2/49। ठीक है, -2/49 ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका -2/49 माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखिए, रेखीय प्रोग्राम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। लीनियर प्रोग्राम की अगर आप बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो सबसे पहले दिया था आपका डेंटिंग ने। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं, तकनीकी गुणांक सूत्र ये आपको दे रखा है, इसमें XJ क्या प्रदर्शित करता है, मतलब ये आउटपुट को प्रदर्शित करता है, कुल निर्गत कितना है JV फैक्टर का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अगला है, समीकरण का आपको दे रखा है, इसमें अवकलन समीकरण में क्या कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे समघातीय प्रथम क्रम का समीकरण है आपका। अगला है, साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, साधनों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है, कि किसका मानना था, सैमुअल्सन का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साधन। मतलब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत उसमें बताया था कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उनमें वस्तुओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी कीमतों में भी समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, सैमुअल्सन के द्वारा। अगला है, व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं में अंतरों का परिणाम होता है। तो यह आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, जो हेक्सर-ओलिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, साधन संपन्नताओं में अंतरों का परिणाम बताया था किसने, हेक्सर-ओलिन ने। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, जब भुगतान शेष में घाटा होता है, ठीक है, भुगतान शेष में घाटा होगा तो जो विनिमय दर है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जिसमें आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है, गुस्टाव केसल द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, विनिमय दर निर्धारण का जो एक्सचेंज रेट है वो क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित होगी। क्रय शक्ति समता जो नियम आपका परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये दिया था गुस्टाव केसल ने। अगला है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, आपका किया था टोजिंग ने। निर्यातपूर्ण आयात। अगला है, बाजार शक्तियों से निर्धारित होने वाली विनिमय दर को क्या कहते हैं, जहाँ पे विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, लोचपूर्ण विनिमय दर होती हैं। अगला है, IMF की स्थापना का परिणाम था। IMF की जो स्थापना है वो आपकी जो ब्रेटन वुड समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके बाद में आया था आपका। एक तो वर्ल्ड बैंक आया था, विश्व बैंक, और दूसरी संस्था कौन सी आई थी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने कागजी स्वर्ण जाना जाता है? ठीक है, कागजी जो स्वर्ण है वो आपको किसको कहते हैं? विशेष आहरण अधिकार, जो SDR आपके होते हैं, ठीक है, इनको कागजी स्वर्ण कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो जे मिड जो है वो आ जाएगा आपका किसके साथ में संबंधित है? ये आपका व्यापार उदासीनता वक्र के साथ में संबंधित है, जे मिड। ठीक है, उसके बाद में पोस्नर, ये आपका तकनीकी अंतराल के साथ में संबंधित हैं। उसके बाद में इमैनुअल असमान विनिमय के साथ में संबंधित हैं। और जगदीश भगवती जो हैं उनकी इमर्जिंग ग्रोथ थ्योरी है, संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत जो हम कहते हैं उसके साथ में ये संबंधित हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना है। और फिर आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आपको निम्नलिखित में सुमेलित करना है। जो रिबिन्स्की हैं उसका संबंध किसके साथ में है? तो इनका संबंध आपका देखो दिखेगा नहीं वैसे इसमें, तो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा यहाँ। फैक्टर, एंडोमेंट एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के साथ में संबंधित हैं। उसके बाद में आपका जो केविस हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? वेजेस एंड फॉरेन ट्रेड के साथ में संबंधित हैं। फिर ओहलिन जो हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में संबंधित हैं। और फिर जो आपका जॉन व्हिटले हैं वो रिमार्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स के साथ में संबंधित हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।